अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हैं कि कम से कम बजट में एक गेमिंग और वीडियो एडिटिंग वाला लैपटॉप कौन सा लें जिसमें कि प्रीमियर प्रो भी रन कर जाए और आप GTA 5 भी उसमें अच्छे से रन कर पाएँ चला पाएँ। हमारा बजट होगा 50 to 60,000, क्योंकि इससे कम बजट में अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी होगा। आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा कंप्यूटर के हार्डवेयर्स के बारे में ब्रीफ में समझ लेते हैं कि इसमें जो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे कि i5, i3, i7 और i9, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है और इसका जो जनरेशन होता है, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन, इसका क्या इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके साथ ही जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, और ग्राफिक कार्ड जो होते हैं एक डेडिकेटेड होता है और एक इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है, तो इनका क्या इंपॉर्टेंस रहता है। तो हम लोग का पहले ग्राफिक कार्ड से शुरू करते हैं। जैसे ग्राफिक कार्ड दो तरह के होते हैं, एक होता है इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड और एक होता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है कि जो सिस्टम में पहले से ही लगा आता है और वो सिस्टम का ही रैम यूज करता है। जैसे कि आपका सिस्टम में जो रैम दिया हुआ है उसी को यूज करता है, उसका अपना कोई अपना पर्सनल रैम नहीं होता है। और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता है, इसका अपना पर्सनल रैम होता है और वो ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से वो ज़्यादा पावर भी कंज्यूम करता है। और यदि आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो इसमें आपको बैटरी बैकअप काफ़ी कम मिलेगी। ग्राफिक कार्ड दो कंपनियां बनाती है, जैसे कि एक है एनमीडिया की ग्राफिक कार्ड आती है और एक आती है एएमडी के ग्राफिक कार्ड। एनमीडिया की ग्राफिक कार्ड एएमडी की तुलना में काफ़ी पावरफुल होती है, इसलिए हम लोग इसमें एनमीडिया के ग्राफिक कार्ड को ही कंसीडर करेंगे। और एनमीडिया की ग्राफिक कार्ड जो है, इसमें भी दो तरह की सीरीज आती है। एक सीरीज होती है RTX सीरीज और एक होती है GTX सीरीज। जो है RTX सीरीज है वो GTX की तुलना में काफ़ी पावरफुल होती है, इसलिए हम लोग इसमें RTX सीरीज को कंसीडर करेंगे। और जब भी आप लैपटॉप लेने जाएं तो आप यह जरूर से देख लें कि आपको RTX सीरीज का ग्राफिक कार्ड मिल रहा है कि GTX सीरीज का। और RTX सीरीज का भी जो ये नंबर वाइज होता है, जैसे कि इसका पावरफुल किस रेंज पे है, जैसे कि 1050 का आता है, 1650 का आता है, 2050 का, 3050 का और लेटेस्ट अभी 4050 का आता है। और इसका जो मेमोरी है वो रैम में मापा जाता है। जैसे कि 4 GB रैम है तो वो अच्छी खासी है, और 6 GB है तो वो काफ़ी बेटर है। इसमें आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को बैकग्राउंड में रन करने के लिए उसकी कैपेबिलिटी होती है। हम लोग इस वीडियो में जिन लैपटॉप्स को लेने वाले हैं कि 2050 से कम का रेंज का कोई भी ग्राफिक कार्ड नहीं चूज करेंगे, क्योंकि इससे कम का हम लेते हैं तो फिर हम लोग उसमें प्रॉपर से गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। प्रोसेसर्स के बारे में समझते हैं कि इसमें i3, i5 और i7, i9, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि i5, i3, i7 और i9 जो है वो प्लॉट के जैसे आप मान लें कि जितनी बड़ी नंबर ये बढ़ती जा रही है, ये उतना बड़ा प्लॉट है और उसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी की जा सकती है। प्रोसेसर्स की बात करें जो i3, i5, i7 और i9 है, तो इसको एक प्लॉट के जैसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि यह जितना बड़ा होगा नंबर, उतना बड़ा प्लॉट आप इसमें इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पे हम लोग ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि i3 लैपटॉप में भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं अगर उसमें अच्छी डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लगा रहे और रैम उसकी अच्छी हो तो। इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि प्रोसेसर्स को अगर आप एक प्लॉट मान लें और रैम को उसके कमरे मान लें और सॉफ्टवेयर्स जो हैं उसमें इंस्टॉल होते हैं उसको यदि आप आदमी मान लें उसमें रहने वाले, और जो ग्राफिक कार्ड है उसके दरवाजे मान लें, तो ग्राफिक कार्ड जितने ज़्यादा पावरफुल होंगे वो दरवाजे उतने तेज़ी से ओपन क्लोज होंगे। और जो सॉफ्टवेयर्स हैं मतलब आदमी है वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जा पाएंगे, जितने ज़्यादा कमरे होंगे उतने ज़्यादा लोग, मतलब कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाएंगे। और सॉफ्टवेयर ज़्यादा इंस्टॉल कर पाएंगे मतलब कि ग्राफिक कार्ड आपका जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी तेज़ी से वो सॉफ्टवेयर आप एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा पाएंगे, मतलब बैकग्राउंड में उतने सारे सॉफ्टवेयर आप रन कर पाएंगे। आई होप आप ये प्रोसेसर्स, रैम और ग्राफिक कार्ड का इंपॉर्टेंस को इस चीज़ में समझ गए हैं। प्रोसेसर्स में जो i3, i5, i7, इनके भी जो जनरेशन होते हैं, जैसे कि 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और 14 जनरेशन होते हैं, तो इसका भी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जो
ये जनरेशन्स जो आते हैं वो मतलब कंपनी अपग्रेड करती जाती है। तो जैसे आप प्रोसेसर्स के बाद हम जनरेशन के बारे में समझते हैं, जैसे कि जनरेशन जो होता है, जैसे कि 12 जनरेशन, 13 जनरेशन, 14 जनरेशन अभी लेटेस्ट है, तो इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे कि i3 का लैपटॉप एक है जिसमें 14 या 13 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है, और एक है i5 का, उसमें जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो 8th या 9th जनरेशन का है या फिर 10th जनरेशन का है। तो i3 वाला लैपटॉप ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा और वो अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करेगा। प्रोसेसर्स जो होते हैं i9, i3, i5 और इसके जो जनरेशन्स होते हैं जैसे कि 12 जनरेशन, 13 जनरेशन और अभी लेटेस्ट 14 जनरेशन है, इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं जनरेशन्स का प्रोसेसर्स पे। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जो जनरेशन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि जैसे कि i3 का कोई लैपटॉप है जिसमें मान लीजिए 14 जनरेशन या 13 जनरेशन प्रोसेसर लगा हुआ है, और जो एक i5 या फिर i7 का हम ले लेते हैं कोई भी लैपटॉप जिसमें उसका जो प्रोसेसर है वो 7th या 8th जनरेशन या 9th जनरेशन है, तो i3 का जो होगा लैपटॉप वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब कि कैपेबिलिटी उसमें ज़्यादा होगी और वो अच्छे तरह से परफॉर्म कर पाएगा। इस तरह से मतलब कि जनरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो 12 जनरेशन, 13 जनरेशन या 14 जनरेशन को लेटेस्ट देख कर ही लें, क्योंकि आप i3 का भी ले रहे हैं तो अच्छा जनरेशन, लेटेस्ट जनरेशन लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म